अगर कदम उद्देश्य के साथ रखा गया है तो वो कहलाती है यात्रा। चारों धामों की भी यात्रा होती है। राम जी का वनवास भी एक यात्रा थी। गौतम बुद्ध का राजमहल छोड़ के ज्ञान प्राप्ति के लिए चलना भी एक यात्रा थी। और वैसे ही सावन में भोलेनाथ को जल अर्पित करने की पदयात्रा को कहा जाता है कांवड़ यात्रा। आमतौर पर कांवड़ यात्रा में एक कांवड़ होती है जिसके दोनों तरफ गंगा जल भरकर कांवड़ यात्री अपने माने हुए शिव मंदिर पर जल अर्पित करते हैं। एक समय मैंने भी ये सोचा था कि मैं, अजीत और सुदीप कोटद्वार से हरिद्वार तक ये कांवड़ यात्रा करेंगे, लेकिन इस यात्रा का अब जो रूप और रंग है वो मेरी समझ से बाहर था। डीजे लगाकर चलना, शक्ति प्रदर्शन करना, रास्तों में तोड़ फोड़ करना, भगवा कपड़े पहनकर, झंडा लहराकर, बिना साइलेंसर की बाइक से जितना हो सके उतना शोर मचाकर चलने वाली ऐसी यात्रा मेरे मन में नहीं थी। इस पूरी यात्रा का मेरे मन में एक चित्र था। मैं चुपचाप एक बस्ता लेकर घर से पैदल निकलूं, एक बॉटल में माँ गंगा का जल लूं और गांव के शिव मंदिर में समर्पित कर दूं। हालांकि अब मेरा पता कोटद्वार नहीं रहा। अब मैं अपनी माँ, पत्नी और बेटी के साथ कांसखेत रहता हूँ। ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का एक बेहद खूबसूरत गांव है और यहाँ से देवप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलकर माँ गंगा बनाती हैं, कुछ 52 किलोमीटर पे है। तो मन में था कि ये 100 किलोमीटर की पदयात्रा मैं अकेले करूं। हम संडे को कहीं घूमने चल लेंगे, है ना? कोई मंदिर चल लेंगे, पर ऐसे मत जाओ। बस बात खत्म। पौड़ी की नहीं। अरे छाता ले जाऊंगा ना माँ। भी दुकान बात करनी चाहिए यार बेटा। छाता का मतलब, छाता का गाड़ी का मतलब है कि गाड़ी तो चल कहीं पर भी पैदल और बारिश आ रही, मोटी बारिश कहाँ रहेगा तो कहाँ जाएगा? तो कोई भी तो नहीं जा रहा होगा। कांवड़ लेके कोई जा रहा है यहाँ से? मैं हाँ, कोटद्वार हरिद्वार बोलता नहीं कि मैं तब मैं बोलती कि चल जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं कांवड़ में, गाड़ी में जा रहा, आ जा। गाड़ी में नहीं जाते, पैदल जाते हैं उसके लिए। इच्छा थी कि सावन के पहले सोमवार को कैसे भी इस यात्रा को संपूर्ण करना है। माँ को दुखी करके भी ये यात्रा नहीं कर सकता था। पहले अकेला था तो जान की कीमत बस एक बेटे और भाई जितनी थी। शादी हुई तो पति और ऐड हो गया, और अब बेटी है तो बाप की कीमत भी बढ़ गई है। जान वही है, बस अब जान की कीमत में इन सभी किरदारों की कीमत जुड़ चुकी थी। इसलिए इस यात्रा के लिए मैंने कोटद्वार से बुलाया अजीत को। अजीत के साथ जाऊंगा तो रास्ते में जानवर और बरसातों में किसी भी प्रकार की मुसीबत से हम दोनों लड़ सकते हैं। माँ को इस बात का आश्वासन दिलाकर हम दोनों साथ में ये पदयात्रा शुरू करते हैं। अगर आप कांवड़ के ढांचे को ध्यान से देखेंगे तो मूल तौर पर यह ढांचा बैलेंस यानी संतुलन का प्रतीक है। कांवड़ कंधे पर रखना यानी संतुलन के साथ चलना, संतुलन के साथ चलना यानी संतुलन बना के सोचना। और अगर आप सचेत होके अपना हर कदम रखते हैं तो आपका शरीर ही कांवड़ है और अपने दोनों पैरों से आपको संतुलन बनाना है। मैं भी इस यात्रा से अपने जीवन में संतुलन खोज रहा हूँ। संतुलन प्यार का, परिवार का और काम का। कभी लगता है कि कुछ कहानियां हैं जिन्हें सुनाने तक बूढ़ा ही ना हो जाऊं। फिर लगता है कि कुछ कहानियां ऊपर वाला लिखता है, इसलिए जो घटित हो रहा है वही असल कहानी है, उसने रची है और तुझे सुनानी है। खैर, किसी भी यात्रा का मूल उद्देश्य है अंदर झांकना। चलना एक प्रकार का तप है और तप करके अंदर झांकना आसान है। ये मेरी यात्रा है अंदर झांकने की, और शायद मैं संतुलन बना लूं। प्रणाम आप सभी का, स्वागत है हमारे अपने तरीके की कांवड़ यात्रा में। और अभी बस मेरे ख्याल में कुछ 100-200 मीटर ही चले हैं हम, लेकिन इतनी खुशी हो रही है कि हम एक तरीके की यात्रा में जा रहे हैं। मतलब ये फीलिंग बिल्कुल अलग है, क्योंकि मोस्टली हम जो है ट्रैक पे जाते हैं तो ट्रैक का जोश और जुनून मतलब अलग लेवल का होता है। लेकिन ये जो धैर्य है, ये जो मन में एक बात है कि हाँ, हमें जो है लगभग 52-54 किलोमीटर 52-54 किलोमीटर जो है पद यात्रा करके जाना है, इसकी एक अलग खुशी है। तो जैसा मैंने अभी बोला, हमारी जो टोटल यात्रा की डिस्टेंस है कांसखेत से देवप्रयाग की, वो है आपकी 54 किलोमीटर्स ऑन गूगल मैप। बट एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा हद तक तो रास्ता बना हुआ भी है, सड़कें भी हैं, बट इसमें गांव भी बहुत सारे हैं। और ये जो रास्ता है ये इतना कॉमनली नहीं लिया जाता। जो कॉमनली लिया जाता है वो पौड़ी वाले और वो अलग रास्ते हैं, हाईवेज़ वाले।
और क्योंकि ये रास्ता जो है कई सारे गाँव से होते हुए जाता है, हमने जो है ये रास्ता चुना है। तो आज का कुछ मोटा मोटा ऐसा प्लान है कि रास्ते में जो है डांडा नागराज का जो मंदिर पड़ता है, और वहीं पे मैंने देखा है कि एक होम स्टे भी है, तो वो तकरीबन 22-24 किलोमीटर के आसपास में है। तो आज हम जो है पद यात्रा करते हुए अपना जो स्टे है वो डांडा नागराज के पास में रखेंगे, और फिर कल जो बचे हुए लगभग 30 किलोमीटर हैं वो हम सीधा देवप्रयाग में तय करेंगे। तो आज शनिवार है, कल रविवार को हम देवप्रयाग में पहुंच जाएंगे, और कोशिश ये रहेगी कि सोमवार को प्रॉपर ये वापस से ऊपर चढ़ाई करते हुए 50 किलोमीटर हम जो है ये जल कांस खेत में शिवलिंग पे समर्पित करें। तो आप सभी का फिर से स्वागत है, चलते रहिए हमारे साथ इस पद यात्रा में। एक गंगा जल की बोतल, एक छाता, बरसाती, धूप के लिए टोपी और बाघ को भगाने के लिए माँ का दिया हुआ डंडा, ये सब लेके पूरे आत्मविश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैंने रास्ता गूगल मैप और गांव वालों से सुनिश्चित तो किया है, लेकिन रास्ते में कोई मैप नहीं खोलना, मैप क्या फ़ोन ही नहीं देखना, पूछते हुए और एक अनुमान के साथ आगे बढ़ना है। अभी तकरीबन कुछ 3 से 4 किलोमीटर हम जो हैं कवर कर चुके हैं, और ठीक रास्ते में जो पहला गांव हमारा पड़ा वो है चुरड़ गांव। बहुत खूबसूरत गांव है। यूँ तो रास्ते में मतलब ऊपर नीचे बहुत सारे गांव हैं, लेकिन ये बिल्कुल जाते हुए ही हमें सबसे पास में दिखाई पड़ा। और हर गांव की उत्तराखंड में, जैसे इसको देवभूमि बोला जाता है, जो सबसे ख़ास बात है, यहाँ आपको हर गांव में एक मंदिर मिलेगा। बड़ा प्यारा सा छोटा सा भूमियाल देवता, जो भूमि के देवता होते हैं, उनको पूजा जाता है। और सिर्फ गाँव में ही नहीं, मतलब मेरे ख्याल में आधा किलोमीटर भी ऐसा आपको एक खाली पैच नहीं मिलेगा जहाँ आपको मंदिर नहीं मिलेगा पूरे रास्ते में। जैसे एक मंदिर ये है, बड़ा सुंदर सा छोटा सा। एक मंदिर मेरे ठीक आगे मुझे दिखाई दे रहा है, इसी आकार का है। एक मंदिर यहीं से बहुत बड़ा मंदिर है, उधर दिखाई दे रहा है। एक वो है और एक वो है, मतलब इतने सारे मंदिर हैं, और एक मंदिर तो बिल्कुल यहीं पे है येलो से कलर का। तो मतलब पूरे रास्ते में इस देवभूमि में आपको जो है मंदिर मिलते रहेंगे। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे जो गांव हमको दिखेंगे, उन गांव से होते हुए, उन गांव को आपको दिखाते हुए जो है हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैं काफ़ी सरल समझ रहा था यार, सरल का है, टफ हो गया। वो ठीक है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा बाग वाग भी देखना है। हाँ यार, कहीं हम सो रहे हैं और किसी के लिए इजी शिकार हो बैठ रखा गया। बगल वाली पुलिया में। कुछ खा लेते हैं यार। केले खाए? चलो, मैं नहीं खाता। रोड में चलते हो जब ज़्यादा पैर दर्द होते हैं, हार्ड सरफेस रहता है ना, तभी हो रहे हैं यार। हाँ, मैं वो भी नहीं लाया सपोर्टर। सपोर्टर लेकर आना तुमने यार, क्योंकि लंबा चलना है, मेन तो सपोर्टर चाहिए। घास में चलेंगे। बारिश होने वाली लग रहा है। हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। एक और खा लेंगे, ख़त्म करें इसे। पिचकने की लोड ही नहीं रहेगी। अगर बात सिर्फ रास्ता काटने की है तो आप गाने लगा के डीजे बजा के चल सकते हैं, लेकिन अगर रास्ता जीना है, जानना है, तो बिल्कुल प्रकृति की आवाज़ के साथ चलिए। जैसा आप इस प्रकृति को सुनते हैं, वैसे ही ये प्रकृति भी आपके होने को सराहती है।
फिर कच्ची रोड मिलेगी, हाँ फिर वहाँ से ऊपर हाँ और फिर कच्ची रोड में जाना है, हाँ। फिर एक रोड तो इधर आपको आए होगी नासिर को, और एक डाना नागर जाओ। बोर्ड लगा होगा। जी वो आपने यार इसको बहुत एग्जैक्ट पता है, 18-19 ये भी यही बोल रहा है। तेरे को कैसे पता है इतना? तू जा रखा है वहाँ? जी अच्छा, तू क्या गाँव है? हम ये मेरा घर है। अच्छा ये, अरे यहाँ होटल वोटल नहीं है खाने के लिए? वो तो आपको डाना नागर वहीं मिलेगा सीधा। सीधा 19 यहाँ किलोमीटर पे है एक छोटा सा कहाँ? कोई बात नहीं, कहाँ पे? कठोर होगा ना, कठोड़। वहाँ नीचे जाओगे आप तो रास्ते में मिलेगा। ठीक है। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। हम कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं यार, यहाँ से सीधे देवप्रयाग। अच्छा हाँ पैदल पैदल। आप कहाँ से? हम हैं कांस खेत से। भैया पानी मिलेगा? यूं तो माँ ने कहा था कि रास्ते के लिए कुछ रोटियां साथ लेके जाओ, लेकिन यात्रा शुरू करते हुए जो जोश था, क्या सुंदर गांव है ना। उस वक्त लग रहा था कि 2 केले खा के भी आज की मंजिल पहुंच ही जाएंगे, या उम्मीद थी कि रास्ते में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन पूरे रास्ते में जो एक लौता ढाबा था वो भी बंद था और भूख से प्राण निकले जा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आज वो कहावत सच हो गई। हाँ, कठोड़ गांव से जो है हम शॉर्टकट लेके डांडा नागराज के लिए जा रहे थे, क्योंकि आगे से जाते तो काफ़ी लॉन्ग कट पड़ता रोड। और यहाँ पे हम सोच रहे थे कि ढाबा मिलेगा, लेकिन किस्मत से जो है दाल चावल है हमारे लिए। घर का भी घर गई है। घर के खाने में क्या है, साफ सफाई होती है। इस चावल में हमारा ही वो लिखा था। है ना? अच्छा खाने पर खाने वाला का नाम मेरे को जबरदस्ती मेरे को इच्छा नहीं थी खाने की। भगवान ने दिया है आपकी किस्मत से। ठीक है आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद। कांवड़ यात्री छाम। यूं तो वेदों और पुराणों के अनुसार कलयुग चल रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि आपका युग आपसे है। हम जब कुछ गलत देखते हैं तो उसे जमाने पे या युग पे डाल देते हैं। कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। सतयुग में हिरण्यकश्यप खुद को ही भगवान मानता था और अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की कई बार कोशिश की, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु को पूजते थे। अहंकार। त्रेता युग में केकई ने अपने पुत्र भरत को राजा बनाने के लिए राम जी को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजा। राजनीति, स्वार्थ। द्वापर युग, महाभारत का युद्ध। भरी सभा में द्रौपदी चीरहरण। अहंकार, अधर्म और सत्ता का लालच। यानी बुराई तब भी थी और आज भी है, अच्छाई तब भी थी और आज भी है। मैं मानता हूँ आप जिस तरह से जियोगे, सोच, नियत और कर्म, आपका वैसा ही युग बनेगा और आप वैसा ही युग जी के जाओगे। ये जो मेरे पीछे आप गांव देख रहे हो, ये कठोड़ गांव है और नीचे से हमने एक तरीके का शॉर्टकट लिया और अब हम वापस से जो है उस मेन रोड पे मिल जाएंगे। तो तकरीबन जो है आज के दिन का हम आधा सफ़र जो है तय कर चुके हैं। इनफैक्ट यहाँ से भी कांसखेत दिख रहा है, क्योंकि कांसखेत काफ़ी हाइट में है और इतना सा दिख रहा है, मतलब कई पहाड़ी दूर, कई किलोमीटर दूर, कई कोसों दूर जो है हम आ चुके हैं। और किस्मत की बात थी, उसका नाम लेके चले थे। तो वैसे हमें किसी ने बताया था कि कठोड़ में नीचे ही एक बच्चे ने बताया कि छोटा सा ढाबा है, परंतु वो ढाबा बंद था और भूख हमें लगी हुई थी। 2 बज गया है वैसे भी। तो वहाँ पे जो है किस्मत से आंटी जी ने कहा कि खाना वाना खाओगे? हमने कहा हाँ। और फिर जो है यहाँ से खाना खा के अब हम वापस से एनर्जाइज्ड हैं और अब आधी जर्नी जो है उसको संपूर्ण करते हैं। लसेरा गांव हमारी आज की यात्रा का आखिरी गांव है और सबसे ख़ास बात है, यहाँ से आपको माँ गंगा के दर्शन होते हैं। मतलब अब अपनी मंजिल दूर नहीं है। कुल मिलाकर हमें ये सारे पहाड़ उतरकर बिल्कुल धरातल तक जाना है, जहाँ आपको नदी दिख रही है। आज की पद यात्रा के बिल्कुल अंतिम चरण में है हम। मेरे पीछे जो है यहीं से हमको डांडा नागराज मंदिर दिखाई दे रहा है। बहुत थकान भरा भी नहीं कहूँगा मैं आज के दिन को,
लेकिन पाँव के जो तलवे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमने ये जो रास्ता है वो सड़कों से तय किया है, तो उसकी वजह से वो बड़ा मतलब जलन सी हो रही है, उनमें दर्द सा हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। एक गांव था कठुड़, वहाँ से हमने जो है एक अच्छा सा शॉर्टकट लिया, जिसकी वजह से 3 से 4 किलोमीटर हमारे कम हुए, और अपनी जो टोटल हमारी 54 या 52 किलोमीटर की ये जर्नी है, इसके लगभग 22 से 24 किलोमीटर हम कर चुके हैं। बस अब यहाँ से ये 600-700 मीटर पे मंदिर है, तो मंदिर पहुँचते हैं, वहाँ पे देखते हैं थोड़ा रहने वगैरह की व्यवस्था क्या है, और डाणा नागराज के दर्शन करते हैं। ये जो है डाणा नागराज का जो पैदल मार्ग है, उसमें प्रॉपर धूप वगैरह से, बारिश वगैरह से बचने के लिए ये शेड्स बनाए हुए हैं, तो उसी रास्ते में हम हैं और बिल्कुल मंदिर के करीब ही हैं। और आज जो है इंद्रदेव मुझे लग रहा है काफ़ी प्रसन्न हैं हमसे, वरना यहाँ पे वैसे ही मानसून चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, लेकिन आज बिल्कुल भी बारिश अब तक नहीं हुई है, और अब अगर हो भी गई तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा। तो आज ना छाता यूज़ हुआ और ना हमें कोई बाग दिखाई दिया, तो डंडा भी नहीं यूज़ हुआ। ये डाणा नागराज यहाँ के लिए इसलिए बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब उत्तराखंड में आए थे महाभारत युद्ध के बाद में, तो क्योंकि ये देवभूमि है और यहाँ कंकर में शंकर बताते हैं, तो भगवान जी ने कहा कि भाई मैं यहाँ पैरों से नहीं चलूँगा, भगवान श्री कृष्ण ने, तो मैं यहाँ की धरा को, अब इसकी जो रज है इसको मैं अपने में समेटता हुआ जाऊँगा। तो भगवान जी ने नाग का रूप लिया और इस पूरे उत्तराखंड की परिक्रमा की। भगवान जी सबसे पहले यहीं पे प्रकट हुए थे नाग के रूप में, और ये सिद्धपीठ है। और भगवान ने कहा कि भाई जो भी मेरे दर्शन करेगा तो मैं जो है उनकी मनोकामना पूरी करूंगा। इसका परिणाम ये आपका प्रमाण देख रहे होंगे कि असंख्य घंटे जो हैं, हाँ बिल्कुल, और असंख्य इतने हमने संभाल भी रखे हैं। आज की यात्रा बहुत सुकून भरी रही है, और इस पूरी यात्रा में सबसे कमाल की बात थी डांडा नागराज में आना और यहाँ स्टे करना। जैसे व्रत के बाद आप पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, तो वो जो सुकून होता है, ये प्रकृति, मंदिर का ऑरा वही थकान मिटाने वाला काम कर रहा है। और क्योंकि ये मंदिर पहाड़ की चोटी में बना हुआ है, यहाँ बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादल और कोहरा बिल्कुल तेज़ी से दौड़ रहा है। अब आपको कल सुबह मिलते हैं। शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग डांडा नागराज से। गुड मॉर्निंग स्वर्गलोक से। जैसा वो फिल्मों में नहीं दिखाते हैं कि धुआं तैर रहा है, बिल्कुल इसी तरीके का मौसम है। इनफैक्ट मैं 10 फीट आगे भी अपने से जो है नहीं देख पा रहा हूँ, इतना घना ये कोहरा लगा हुआ है। और आज की हमारी यात्रा है देवप्रयाग तक की, जो कि यहाँ से 29 किलोमीटर है ऑन गूगल मैप। लेकिन हमारा प्रयास है, जैसा हमने पंडित जी से और लोकल लोगों से पता किया, कि अगर हम गांव के थ्रू होते हुए जाएं, क्योंकि सड़कें तो ऐसे ऐसे बनी होती हैं, लेकिन अगर हम गांव के थ्रू होते हुए जाएं तो वो एक तरीके का शॉर्टकट होगा और गांव के थ्रू जाने में जो है मज़ा भी आएगा। तो खैर जैसा भी संभव हो पाता है, क्योंकि फॉग इतना लगा हुआ है, रास्ता हमें पता नहीं है, तो शायद गाँव से जाना भी टफ होगा। बट खैर जैसे भी जाएँ, आज जो है हमें कैसे भी देवप्रयाग पहुँचना है, क्योंकि सोमवार तक, आज जो है रविवार है, कल तक हमें जो है जल समर्पित करना है। और वहाँ पे जाके सीधे नीचे 2 पेड़ होंगे, वहाँ पे 2-3 मकान होंगे नीचे में, ठीक है, वहाँ से इधर को जाना। अंकल जी ने जैसा जैसा हमें बताया वो हमने रिकॉर्ड भी कर लिया है ताकि हम उसे देख सकें, और उन्होंने हमें 3 मुख्य गांव बताए जो हमने लिख भी लिए हैं, जहाँ से होते हुए हम नीचे पहुँचेंगे। लेकिन सबसे बड़ा डर था कोहरे का और बाघ का, क्योंकि कोहरे में जानवर दिखना मुश्किल हो जाता है। तो प्रभु का नाम लेके हमने सड़क की यात्रा को त्यागते हुए गांव के रास्ते पकड़ लिए हैं। जय भोलेनाथ।
कहते हैं समुद्र मंथन से सबसे पहले विष निकला था और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शंकर ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और वहां से उन्हें नाम मिला नीलकंठ। विष का ताप इतना प्रचंड था कि उसे शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक किया और यहाँ से आरंभ हुई एक परंपरा, श्रवण मास में गंगा जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करने की, और एक यात्रा जिसे कांवड़ यात्रा भी कहा जाता है। समुद्र मंथन मूल रूप से समुद्र से अमृत निकालने के लिए हुआ था, लेकिन सबसे पहले विष निकला। ये बात हमारे भीतर भी घटित होती है। अगर हम स्वयं का मंथन करते हैं तो कुछ अच्छा पाने से पहले कुछ बुरा बाहर आएगा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या। शिवजी ने विष को अपने कंठ तक सीमित किया, यानी बहुत सी बातें होंगी आज के युग में आपके जीवन में जो विष की भांति होंगी, जिन्हें ना अंदर निगलना है और ना बाहर उगलना है। शिव की तरह कंठ तक थाम के रखना है। आज की यात्रा का ये जो है हमारा पहला गांव है री, और जैसा हमें अंकल ने बताया री से हमको जाना है बृष्णी और बृष्णी से जाना है खड़कोला। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे ज्योग्राफिकली हम क्या कर रहे हैं, देखो नदी बिल्कुल नीचे बहती है, हम पहाड़ में काफ़ी ऊपर एल्टीट्यूड पे हैं, तो हम शॉर्टकट लेके नीचे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये वैली है तो यहीं से गंगा नदी भी दिखाई देती है, तो हम हर गांव से क्रॉस होते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि हमें ऊपर से आइडिया नहीं लग रहा था कि नीचे कहाँ पे होगा, बट हम बिल्कुल पहले गांव तो अपने सही पहुँचे हैं। तो अभी री को पार करते हैं और फिर पहुँचते हैं बृष्णी गाँव। कहाँ से खेत बिटे आना छा हम, और हम जाना छा देवप्रयाग। और देवप्रयाग बिटे हम जल भरन, और जल भरी गन तब हम वापस कहाँ खेत जाए, गंगा जल। हाँ, तो हम ये पद यात्रा कर रहे हैं, कांवड़ यात्री छा हम। हाँ, देवप्रयाग में रघुनाथ जी मंदिर भी। तो पैदल रास्ता छे जी एक बिटे। पहले यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का माध्यम नहीं थी, बल्कि एक अंतर यात्रा थी। लोग पैदल चलते थे, गांव-गांव रुकते, लोगों से मिलते, कभी भोजन मिला, कभी नहीं मिला, लेकिन ये सब एक तपस्या थी। नंगे पांव चलना, खुले आसमान के नीचे सोना, बिना किसी शिकायत के। उस समय यात्रा अहंकार को जलाने का माध्यम थी, जिसमें सब अमीर गरीब एक ही रास्ते पे चलते, भोजन, धूप, छांव सब कुछ बांट कर जीते थे। मूल तौर पर ये यात्रा मूर्ति में भगवान देखने के लिए नहीं, बल्कि यात्रा के दौरान खुद के अंदर भगवान को खोजने की थी। थोड़ा सा जो है हम गलत रास्ते आ गए, बट खैर जा हम नीचे ही रहे तो डायरेक्शन फिर भी सही है। गांव बदल गए हैं और ऐसे जो जल के स्रोत हैं आपको ऑलमोस्ट हर गांव में मिलेंगे। तो यहाँ से जो है जल भरकर आगे बढ़ते हैं। ये जो है हम घिंगवाड़ा गांव पहुँच चुके हैं और ये मेन रोड है बेसिकली। तो अगर हम गूगल मैप में देखा हमने तो देवप्रयाग यहाँ से 22 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी तकरीबन 7 किलोमीटर हम जो है चल चुके हैं। और अब ये देखते हैं कि कौन से गांव से कैसे जाना है, क्योंकि थक हम ऑलरेडी बहुत गए हैं। आज हमें ये पूरा पहाड़ उतरना है, जिसमें डांडा नागराज के बाद हमारा पहला गांव था री। उसके बाद हम रास्ता भटके और पहुंचे अपने नए गांव गंगवाड़ा, और गंगवाड़ा से उतरकर अब हम पहुंचे हैं कापड़। गंगवाड़ा से हम नीचे उतरे कापड़ गांव में, और बेहद खूबसूरत गांव है। बहुत अच्छा लगा, मतलब पुराने घर बने हुए हैं और एक जगह आम का पेड़ था, आम भी गिरा हुआ था तो एक आम भी हमने ले लिया। अब कापड़ से हमें नीचे उतरना है मरोड़ा गांव के लिए, और ये जो है तकरीबन 1-1.5 घंटे का ट्रैक होने वाला है। गांव में लोग किलोमीटर में डिस्टेंस नहीं बता पाते, वो बताते हैं कि मतलब अगर आप पैदल कंटिन्यूस चलते रहेंगे तो 1 से 1.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। तो ये जो है काफ़ी लंबा ट्रैक करके हम पहुंचेंगे नीचे मरोड़ा गांव।
और फिर मरोड़ा गांव से कह रहे हैं कि बहुत घना जंगल है, तो एडवाइस कर रहे हैं सब लोग कि आप जो है बाय रोड जाओ। तो खैर पहले मरोड़ा पहुंचते हैं। और देख रहे हो ये प्रॉपर झाड़ हो रखी है, क्योंकि पहले तो रोड नहीं थी तो लोग पैदल जाया करते थे, अब रोड आ गई तो कोई पैदल नहीं जा रहा है। तो इसको क्रॉस करते हुए नीचे जाते हैं। जय भोले बाबा। मरोड़ा तक के लिए वैसे ये कच्ची रोड बनी हुई है, मतलब पक्की होने वाली है ये, बट हम क्योंकि रोड देखो जो बनी होती है वो ऐसे जाती है फिर यूँ मुड़ती है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं जैसे ये डायरेक्ट ऐसे शॉर्टकट ले रहे हैं, तो इससे जो है आसानी से हम नीचे पहुंच पाएंगे। और एक ख़ास बोर्ड हमें दिखा है, क्योंकि कभी कभी मन में ऐसा भी ख्याल आ रहा है हम शॉर्टकट तो ले रहे हैं लेकिन मरोड़ा पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे, बट इस बोर्ड में लिखा है ये मरोड़ा, और मरोड़ा से जो है 2 रास्ते जाते हैं, एक देवप्रयाग के लिए और एक पौड़ी के लिए। तो इस साइड जैसे ये दिखा रहा है, इस साइड आपका मरोड़ा पड़ेगा। यार अजीत इसमें तो इस साइड भी कर रहा है ऐसे। अरे वो मिटा रखा हो। ये है मरोड़ा गांव, आज की मंजिल का हमारा आखिरी गांव। तकरीबन 1 घंटे में ये पुल क्रॉस करके गांव से होते हुए हम ऊपर मेन रोड पर पहुंचते हैं। वो मेरे आगे आपको पहाड़ दिख रहा है, उसकी चोटी पे है डांडा नागराज, ठीक है। उसके थोड़ा सा वहाँ पे जो वाइट कलर का सबसे ऊपर आपको जो गांव दिख रहा है वो है री से नीचे उतरे हम, जिसमें मंदिर दिखाई दे रहा है और वो पीछे से कॉलेज टाइप का दिखाई दे रहा है, वो है गंगवाड़ा से नीचे उतरे, जिसमें ये वाली नीचे जो मंदिर आपको दिखाई दे रही है ये है कापड़ से नीचे ये सड़क दिख रही है आपको, ये जिग जैग यहाँ पहुँच रही है। खैर हम थोड़ा शॉर्टकट लेते हुए आ रहे थे, और यहाँ पे इस साइड में वो गांव नहीं दिख रहा है, पूरा ये ब्रिज पार करके रॉक बॉटम टच करके हम पहुँचे मरोड़ा। और मरोड़ा से थोड़ी सी अपहिल ट्रैक करके अब हम इस रास्ते में हैं जो सीधा रोड बाय रोड देवप्रयाग जाता है, और देवप्रयाग यहाँ से जो है 11 किलोमीटर पे है। जय भोलेनाथ। तो 50 किलोमीटर की पद यात्रा करके हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। और मेरे पीछे आपको बहुत सारे जो है कांवड़िए दिख रहे होंगे, और संगम पर भी जो है बहुत से लोग डुबकी लगा रहे हैं। उस साइड जो आपको लेफ़्ट में दिख रही है वो भागीरथी है, और जो राइट से आ रही है ये अलकनंदा है, और बीचों बीच में जो है संगम हो रहा है। तो हम भी जो है जल भरते हैं, और फिर आज थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद कल अपनी वापस से यात्रा शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ। अजीत और मैंने मतलब बहुत ट्रैक किए हैं, और नॉर्मली भी बहुत गांव वगैरह घूमे हम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हम इतना कभी नहीं थके, कभी नहीं। ये बैक टू बैक जो 2 दिन थे, चढ़ाई उतराई, पाँव बिल्कुल एकदम मतलब ऐसा लग रहा गल गए हैं। अब देखो पाँव की हालत दिख रहा है इसमें। मतलब यहाँ पे संगम होता है और यहीं पे वो ब्रिज है। ऊपर आए हम तो जो सबसे पहला होटल हमको दिखा, हमने कहा इसको लॉक करो, डन करो। तो फ़िलहाल आराम करते हैं, फिर देखते हैं। देखो कुदरत मतलब क्या कमाल की है ना। अभी हम जो है गौमुख में, जहाँ से भागीरथी का जो स्रोत है गंगोत्री ग्लेशियर, वहाँ नहाए थे और काफ़ी ठंडा पानी था। खैर वो तो वातावरण ही बहुत ठंडा है, लेकिन देवप्रयाग बहुत गर्म है। इसके बावजूद भी जैसे ही हम स्टेप लेके नीचे आए और इसके पास आए ना, तो बहुत ठंडी हवा है यहाँ पे, और पानी अभी भी मतलब उतने किलोमीटर दौड़ने के बाद भी यहाँ तक भी बहुत ठंडा है। दस डुबकी 10, ठीक है। चल चलो।
जब भी गंगा से जुड़े घाट, गांव, शहर देखोगे, गुजरोगे तो नदी की जो शीतलता है, उसका जो ऑरा है, आपको उसके गुजरने वाले सभी स्थानों पे मिलेगा। और संगम स्थल आपको जुड़ने वाला, एक होने वाला भाव देगा, जैसे आप किसी बड़े अस्तित्व का हिस्सा हो। तो ये जो ऊर्जा है बड़े कमाल की है। और यात्रा के बाद गंगा में नहाना मानो स्वर्ग को पा लेने जैसी अनुभूति है। यूँ तो मानव शरीर आधे से ज़्यादा जल से ही बना है, और जब ये शरीर गंगा के जल से मिलता है तो इसका भी संगम होता है। ये भाव ऐसा है जैसे मानो आपका फिर से जन्म हुआ हो। और अब हम कल की 50 किलोमीटर की पदयात्रा के लिए फिर से तैयार हैं। गुड मॉर्निंग देवप्रयाग से। आज है 21 जुलाई 2025 सोमवार, और ये जर्नी हमने जो है सैटरडे को शुरू की थी। तो आते हुए जो है हमारे पास 2 दिन थे, शनिवार और रविवार, और आज सोमवार है। और आज जल भरकर जो है हमें सीधा कांसखेत जाना है। तो आज का जो ये पड़ाव है ये सबसे कठिन है। यूँ तो गूगल मैप में ये तकरीबन 50 किलोमीटर दिखा रहा है बाय रोड, लेकिन अगर हम गांव से होते हुए शॉर्टकट्स होते हुए जाएंगे, जो शायद गूगल मैप भी नहीं जानता, तो ये जर्नी कुछ कम होगी। बट स्टिल ये 10 घंटे दिखा रहा है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अनुमान से हमें जो है 12 घंटे लग जाएंगे। तो यानी शाम के 6 बजे से पहले हम जो है कांसखेत पहुँचेंगे प्रभु का नाम लेते हुए। जय भोलेनाथ। जय भोले, जय भोले। समय आ गया है जल भरने का। यूँ तो हम देवप्रयाग में भी जल भर सकते हैं, बट पता नहीं क्यों, मतलब आई फील कि जैसे वहाँ पे जो वो कुंड घाट बना है, उसमें अगर हम इधर वाली साइड से भरते हैं तो ऐसा लगता है अलकनंदा का जल भर लिया, राइट साइड से भरते तो लगता भागीरथी का भर लिया। पर मुझे लगता है कि आगे जो संगम होता है, उसके बाद जो संपूर्ण गंगा बनती है, उसका जल आप आगे से भर सकते हैं। तो इसीलिए हम जो हैं रामकुंड में आए हैं। तो यहाँ से जो है जल भरते हैं और फिर ये पदयात्रा शुरू करते हैं। अच्छी बात यह है कि बारिश हो रही है, जिस वजह से मतलब थकान नहीं लग रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जोश है। लेकिन इसे हम बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कैमरे वगैरह भी हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन पहुंचते हैं पूरी श्रद्धा रख के, शक्ति रख के। जय भोलेनाथ। चलो, जय भोलेनाथ। अब जाके सुबह से जो है बारिश रुकी है और पूरी ट्रेल का लगभग 70% हम जो हैं कवर कर चुके हैं। तो पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, फिर धीमी धीमी बारिश हो रही थी। अब क्योंकि जाते हुए हमें रास्ते का अनुमान हो गया था, तो फटाफट जितना पॉसिबल हुआ जो शॉर्टकट ले सकते थे वो शॉर्टकट हमने लिए। और ये हम दोनों की उम्मीद से ज़्यादा टफ़ था। हमें लगा शायद जैसे हम ट्रैक कर लेते हैं, लेट्स सपोज एक दिन में 20-22 किलोमीटर, जैसे जो तपोवन वाला ट्रैक हमने किया था, तो डाउन हमने एक ही बार में कर दिया था। तो हमें लगा शायद बाय रोड वो और आसान होगा, 20 की जगह हम 40 कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट वो ज़्यादा हमें टफ़ लगा, सड़कों पे चलना बिना किसी ट्रेल के, कच्ची ट्रेल के। पर बीच में लग रहा था कि शायद कर पाएंगे या रुक जाएं, बट अब लग रहा है कि हो जाएगा। अभी समय हो रहा है 3:18 और 5-7 किलोमीटर और, यानी 5 या 6 बजे से पहले हम जो हैं कांसखेत पहुंच जाएंगे।
जय भोलेनाथ। जाना? हेलो। जाना? हाँ जी, पहुँच गए आप? हाँ पहुँच गए। आप भी तैयार हो जाओ और पीहू को भी उठा दो, जल चढ़ाते हैं फिर, ठीक है साथ में? ठीक है, तैयार हो गए। हाँ। ओके। आखिरकार हम जो हैं पहुंच गए हैं कांस खेत, और जैसा मैंने कहा था अनुमान से, मतलब ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट 6 बज रहा है। सी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन पहुंच गए। प्रभु 100 किलोमीटर की जल यात्रा करके आए हैं। भूल चूक माफ और जल ग्रहण कीजिए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। कितना अच्छा लग रहा है ना? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये मेरी कांवड़ यात्रा थी, मेरी सोची हुई यात्रा, जिसमें कोई शोर नहीं था। मैं, अजीत, प्रकृति, रास्ता और मंजिल। क्या है ना कहानी। कभी कभी लगता है कि क्या शक्ति दी है प्रभु ने। पहले दिमाग में आती है, फिर पन्नों पे उतारता हूँ, फिर उसे जीता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ और आप सबके सामने रखता हूँ। ये सिर्फ कहानी नहीं है, जिंदगी ऐसी ही है। आप जो सोचते हैं, अगर आप उस पर अड़ गए तो वो सोची हुई कहानी आप जीते हैं। बस तो फिर जिंदगी में जो कहानी जीनी है उस पर अड़ जाओ। फिर मिलेंगे किसी और कहानी में। जय भोलेनाथ।